स्वागत है आप सभी का बैक बेंचर्स स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है हर्षवर्धन और आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 2 की हिस्ट्री के कोई मेन क्वेश्चंस को। बाकी क्वेश्चंस जो है पिछली प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, डिस्कस हो चुके हैं। और इसमें वीडियो में एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया C 300 से 1200। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के राज्य विस्तार एवं प्रशासन का वर्णन कीजिए। मतलब जो राजा हर्षवर्धन जी थे, उनके जो राज्य में उन्होंने जो विस्तार करा, अपना राज्य बढ़ाया और उनके प्रशासन वगैरह जैसा था उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करना है। तो इसका उत्तर बनता है हर्षवर्धन 590 से 647 ईस्वी तक, जो कि इस समय तक ये जिंदा रहे। प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने उत्तरी भारत में 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राज्य किया। मतलब जो इनका राज्य रहा वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। वह वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। मतलब जो राजा हर्षवर्धन जी थे उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, वो भी राजवंश के शासक थे। जिसके पिता अलकोन हुणों को पराजित किया था। मतलब जो राजा हर्षवर्धन जी के पिता थे प्रभाकर वर्धन, उन्होंने जो है अलकोन हुणों को भी पराजित किया था। और राजा हर्षवर्धन जी का छोटा भाई राज्यवर्धन, जिसने थानेसर पर शासन करता था, जिसका क्षेत्र आज के हरियाणा का क्षेत्र है। गुप्त शासन के पतन के बाद और मध्य 6वीं सदी तक गुप्त शासन के अंत होते होते छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। इनमें से एक था कन्नौज, मौखारियों का शासन, और दूसरा था स्नानकेश्वर, जो कि आधुनिक हरियाणा में थानेश्वर में है। ये पुष्पभूतियों का था, पुष्पभूति राजा थे। पुष्पभूति नरप, यहाँ पे नरक गलत लिखा गया, पुष्पभूति नरप आएगा। मतलब राजा पुष्पभूति राजा अपने नाम के अंत में वर्धन जोड़ते थे, जिसे प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। यही कारण है कि वे वर्धन के नाम से भी जाने जाते थे। यहाँ गोवर्धन गलत लिखा गया है, यहाँ सिर्फ वर्धन आएगा। यही कारण है कि वे वर्धन के नाम से भी जाने जाते थे। वर्धन परिवार की राजकुमारी राजश्री का विवाह मौखरी नरप के साथ हुआ। उसकी मृत्यु के बाद राजश्री का भाई थानेश्वर का हर्षवर्धन दोनों ही राज्यों का वास्तविक शासक बन बैठा। मतलब जो राजश्री थी वो हर्षवर्धन की बहन थी, उनका विवाह किससे हुआ था? मौखारी नरप के साथ हुआ था। तो उन्होंने क्या करा कि जो मौखारी नरप थे उनकी मृत्यु के बाद जो थानेश्वर था उसके राजा हर्षवर्धन बन बैठे और अपने शासन के भी हर्षवर्धन ही थे। इसका कारण उसकी विधवा बहन का गद्दी पर दावा बनना। मतलब ये इस वजह से राजा बने क्योंकि उनकी बहन जो थी विधवा, अब वो गद्दी की मालिक थी, तो उन्होंने अपनी बहन को अपने भाई को सौंप दिया था। कई वर्षों तक चलने वाले अनेक युद्धों के द्वारा हर्ष ने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं हो सकी। लेकिन वे व्यवस्थित नहीं रह पाए एक तरह से। मतलब उनका शासन जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया और 647 ईस्वी में उसकी मृत्यु के तत्काल बाद छिन्न भिन्न हो गया। मतलब जब 647 में उनकी मृत्यु हुई उसके बाद जो शासन था वो छिन्न भिन्न हो गया, इधर उधर हो गया। लेकिन ये जो थे वर्धन, इनका शासन ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। जब हर्ष का शासन अपने चरमोत्कर्ष पर था तब उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत का अधिकांश भाग उसके राज्य के अंतर्गत आता था। मतलब जो हर्षवर्धन जी का शासक जो था वो चरमोत्कर्ष पर, मतलब टॉप पर था। जब वो जैसे ज़्यादा बड़े शासक जो थे उस टाइम पर, तब उन्होंने उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत का अधिकांश हिस्सा उनके अंतर्गत आ गया था। उसका राज्य पूर्व में कामरूप तक तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। मतलब जो उनका राज्य था वो पूर्व की साइड में कामरूप जगह है वहाँ तक फैला हुआ था और दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। कन्नौज उसकी राजधानी थी। मतलब उनकी जो राजधानी उन्होंने बना रखी थी वो कन्नौज थी, जो कि आधुनिक यूपी में है, जो आजकल उत्तर प्रदेश में है। उसने 647 ईस्वी तक शासन किया हर्षवर्धन ने। जब हर्ष ने भारत के दक्षिणी भाग में अपना राज्य का विस्तार करने की
कोशिश की तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में उसे पराजित कर दिया। मतलब जब राजा हर्षवर्धन जी ने अपना राज्य दक्षिणी ओर स्थापित करने की कोशिश की, मतलब दक्षिणी क्षेत्र को अपना बनाने की कोशिश की, तब जो दक्षिण में जो चालुक्य वंश था उसका जो शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसने उन्हें नर्मदा के युद्ध में हरा दिया। शासक ने, चालुक्य वंश के शासक ने उन्हें हरा दिया। वह अंतिम बौद्ध सम्राट था। हर्ष जी जो थे वो अंतिम बौद्ध सम्राट थे जिसने पंजाब छोड़कर समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। मतलब पंजाब को छोड़कर बाकी पूरे उत्तर भारत में उन्होंने अपना राज कर लिया था और वो अंतिम बौद्ध सम्राट थे। 3 साम्राज्य भारत के 3 बड़े भागों, उत्तर में वर्धन, दक्कन में चालुक्य और दक्षिण में भारत में पल्लव का प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब भारत में जो उस समय में जो राज्य करने वाले वंश वगैरह थे, तो उत्तर भारत में वर्धनों का शासन था और दक्कन भारत में चालुक्यों का और दक्षिण भारत में पल्लवों का। लेकिन वह भारतीय इतिहास में समान विस्तार वाले नहीं है। मतलब सबका जो है वो जो टाइम पीरियड रहा है सबका वो सेम नहीं रहा है। वर्धनों का शासन सबसे कम समय तक चला। चालुक्यों का शासन वर्धनों से पहले भी था और उनके बाद भी बना रहा। मतलब जो चालुक्य थे उनका शासन वर्धनों से पहले भी था और वर्धनों के बाद भी बना रहा, जबकि पल्लव सबसे अधिक समय तक शासन करते रहे। मतलब पल्लवों का शासन जो था वो सबसे ज़्यादा टाइम तक रहा। हर्षवर्धन ने साम्राज्य को अच्छा शासन दिया, मतलब अच्छे से व्यवस्थित करते थे वो, युद्ध वगैरह रणनीति वगैरह सब अच्छे से बनाते थे। धर्मों के विषय में उदार नीति बरती। मतलब धर्म थे, धर्म के बारे में जो भी मैटर बनता था उसमें उन्हें उदार नीति बरती। मतलब सबके धर्मों को समान लेके चलना, एक तरह से ये करा होगा उदार नीति, एकदम बड़े दिल वाले। विदेशी यात्रियों को सम्मान किया, मतलब उनको सम्मान करते थे जो बाहर से लोग आते थे। चीनी यात्री वेनसांग ने उसकी प्रशंसा की है। मतलब चीनी जो यात्री हैं उन्होंने जो वो हेनस्वांग है उन्होंने राजा हर्षवर्धन की बहुत प्रशंसा की, उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। प्रति 5वें वर्ष वह सर्वस्व दान करता था। जो राजा हर्षवर्धन जी थे वो हर 5 साल में दान करते थे। इसके लिए बहुत बड़ा धार्मिक समारोह करता था, मतलब बहुत बड़ा जश्न वगैरह करते थे। कन्नौज और प्रयाग के समारोह में ह्वेनसांग उपस्थित था। मतलब जो कन्नौज और जो प्रयाग में उन्होंने जो समारोह करे थे, यही धार्मिक समारोह, उसमें ह्वेनसांग जो था चीनी यात्री वो उपस्थित था। उसने मतलब देखे होंगे कि कैसे कैसे त्यौहार वगैरह बनते हैं, समारोह बनते हैं। हर्ष साहित्य और कला का पोषक था। मतलब वो साहित्य वगैरह और कला वगैरह आर्ट अच्छे से उन्हें आती थी। कादंबरीकार बाणभट्ट उनका अनन्य मित्र था। मतलब ये बंदे का नाम है कादंबरीकार बाणभट्ट, उनका अनन्य मित्र था हर्षवर्धन जी का। एक और दोस्त था। हर्ष के लगातार दोनों के लिए कुशल संचार और परिवहन व्यवस्था अपेक्षित थी। मतलब उनके लिए हमेशा जब भी उन्हें परिवहन करना होता था, कहीं जाना होता था, तो उसके लिए बढ़िया संचार व्यवस्था रखते थे। मतलब बढ़िया व्हीकल होते थे उनके टाइम पे उनके लिए। सड़कों पर बैलगाड़ियाँ, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में बाहर भारी पशु और गणेश नहीं आ गया, और जंगली क्षेत्रों में हाथी काम में लाए जाते थे। मतलब उनके लिए बढ़िया तरह से उनके जो परिवहन के साधन थे वो अच्छे से किए जाते थे। सड़कों पर बैलगाड़ियों से चलते थे और ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में जो भारी पशु होते थे वो चलते थे, और जो जंगली क्षेत्र में वो हाथी काम में लाते थे। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी जैसी बड़ी नदियों के नाम स्त्री विस्तार मुख्य जलमार्ग थे। मतलब ये जो रास्ते थे ये मेन थे जाने के। हर्ष का दौर एक शाही निरीक्षक था। मतलब एक बहुत ही अच्छे इंस्पेक्टर थे, ये कह सकते हैं। निरीक्षक का मतलब इंस्पेक्टर होता है, क्योंकि वह प्रशासन की सामान्य कार्य प्रणाली और कर वसूली की जांच पड़ताल करता था। मतलब वो प्रशासन, मतलब शासन करने की नीति की कार्य प्रणाली का अच्छे से ध्यान रखते थे। वसूली की जांच पड़ताल करते थे कि कर वसूला जा रहा है या नहीं, या उसमें कुछ गड़बड़ की जा रही है। परिवारों को सुनता था। परिवाद आएगा यहाँ पर। परिवाद मतलब जो वाद विवाद होते हैं उनको सुनता था और उदारता पूर्वक दान देता था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। मतलब जब ये गुप्त शासन के पतन के बाद जब भारत में, उत्तरी भारत में
अराजकता की स्थिति बनी हुई थी, मतलब राजा कोई नहीं था। ऐसी स्थिति में हर्ष के शासन ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। कवि बाणभट्ट ने उसकी जीवनी हर्षचरित में चतु समुद्राधिपति एवं सर्वचक्रवर्ती नाम धीर्य आदि उपाधियों से अलंकृत किया है। मतलब ये उपाधि होती थी, ये चतु समुद्राधिपति और सर्वचक्रवर्ती नाम धीर्य, ये उपाधि होती थी जो कवि बाणभट्ट है उन्होंने जो हर्ष जी के बारे में लिखा है हर्षचरित में, तो उन्होंने जो है इसके बारे में, उनकी उपाधि के बारे में अलंकृत किया है, लिखा है उनके बारे में। हर्ष स्वयं प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते थे, मतलब अच्छे से रुचि लेते थे। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित की गई थी। सम्राट जो थे हर्षवर्धन के लिए मंत्री परिषद की गठना की गई थी, मतलब गठित किया गया था। बाणभट्ट के अनुसार अवंती, ये एक युद्ध का नाम है, और शांति का सर्वोच्च मंत्री था। मतलब बाणभट्ट जी के अनुसार अवंती युद्ध और शांति का सर्वोच्च मंत्री जो था वो हर्षवर्धन था। सिंहनाद हर्ष का महासेनापति था। ये सिंहनाद बंदे का नाम है जो हर्ष जी का महासेनापति था। चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं इसे, चीफ मिनिस्टर या फिर वजीर कह सकते हैं आप। बाणभट्ट ने हर्षचरित में इन पदों की व्याख्या इस प्रकार की है, मतलब जो बाणभट्ट जी थे उन्होंने हर्षचरित में हर्ष जी के बारे में कुछ इस प्रकार से व्याख्या लिखी है। अवंती का मतलब युद्ध और शांति का मंत्री। सिंहनाद हर्ष की सेना का महासेनापति। कुंतल अश्वसेना का मुख्य अधिकारी। अश्वसेना मतलब जो घोड़ों की सेना होती है उसका लीडर। स्कंदगुप्त जो था वो हस्ती सेना का मुख्य अधिकारी था। हस्ती सेना से मेरे को लग रहा है कि ये हाथियों की सेना थी, उनका लीडर होगा। भंडी यह प्रधान सचिव था। लोकपाल बंदे का नाम है, ये प्रांतीय शासक था। हर्षवर्धन भारत के आखिरी महान राजाओं में से एक थे। 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक मगध पर से भारत पर राज करने वाले गुप्त वंश का जब अंत हुआ तब देश के क्षितिज पर सम्राट हर्ष का उदय हुआ। मतलब जब मगधों का शासन खत्म हुआ तब इनका जो थे हर्ष सम्राट का उदय हुआ। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने की सफलता हासिल की। मतलब वो चाहते थे कि कन्नौज जो है वो राजधानी बने और पूरे भारत एक हो जाए, एकजुट हो जाए। मतलब जो पूरा भारत उत्तर भारत उनके कब्जे में आ जाए एक तरह से, उत्तर भारत। तांत्रिक धर्म का सजीव चित्रण हर्षचरित में देखा जा सकता है। मतलब जो तांत्रिक वगैरह होते हैं, तंत्र विद्या, उसका जो चित्रण है वो हर्षचरित में भी लिखा गया है। जहाँ दक्षिण का एक सन्यासी हर्ष के पूर्वज पुष्पभूति के लिए तांत्रिक अनुष्ठान करता था। मतलब जो दक्षिण का सन्यासी था, दक्षिण भारत के आसपास का, दक्षिण कोई भी जगह होगी, वहाँ का जो सन्यासी था उन्होंने हर्ष के पूर्वज जो पुष्पभूति थे, पुष्पभूति मैंने पीछे बताया आपको, वर्धनों को कहा जाता था, तो पुष्पभूति के के लिए तांत्रिक अनुष्ठान करता था। मतलब कुछ करते होंगे तांत्रिक विद्या में। सन्यासी मात्र के एक पुराने मंदिर के समीप रहता था। सन्यासी जो था वो एक पुराने मंदिर के पास में रहता था। और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी रात की दशा में, कृष्ण पक्ष कोई होता है वो मेरे को पता नहीं है, पंचांग वगैरह में होता है, चतुर्थी तिथि होती है उसके बारे में। उस दिन उसकी रात की दशा में, मतलब उस स्थिति में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी रात की दशा में एक व्रत शमशान, मतलब एक शमशान में भूमि के समीप एक खाली घर में शव के मुख में अग्नि संस्कार करता था। मतलब किसी जो मरा हुआ जो शरीर होता है उसके मुख में अग्नि संस्कार करता था शमशान भूमि में। यह हर्षचरित में दर्शाया गया है तांत्रिक विद्या के बारे में। हर साम्राज्य के पतन के पश्चात क्षेत्रीय शक्तियों ने खुद को संगठित करना शुरू कर दिया। जो हर साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद क्षेत्रीय जो शक्तियाँ थी, मतलब जो एरिया में जो लोग रहते थे वहाँ पे लोगों ने खुद को मजबूत समझना शुरू कर दिया कि अब हम इस क्षेत्र के राजा हैं, अब ये क्षेत्र हमारा है। प्रशासन के बारे में देखते हैं। हर्ष के साम्राज्य में राजस्व को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला भाग था राज्य पर खर्च किया जाता था। मतलब जो हर्ष के जो
साम्राज्य में जो राजस्व इकट्ठा होता था उनको उन्होंने 4 भागों में विभाजित कर दिया था कि जो पहला भाग है वो राजा पर या राज्य पर खर्च किया जाएगा, दूसरा भाग विद्वानों पर खर्च किया जाता था तथा तीसरा भाग सरकारी कर्मचारियों पर खर्च किया जाता था और चौथे भाग को धार्मिक गतिविधियों पर खर्च किया जाता था। मतलब ये जो राजा हर्षवर्धन थे ये काफ़ी अच्छे शासक थे। इन्होंने पूरे उत्तर भारत में शासन किया और इनके समय के धार्मिक आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। हर्ष का राज्य का दौरा करने वाले हेनसांग के अनुसार, मतलब जो हेनसांग जो चीनी यात्री आया था उसने जो समारोह वगैरह थे वो देखे थे कन्नौज और प्रयाग के, उसके अनुसार भारतीय समाज में जाति व्यवस्था अस्तित्व में आई। जो भारत में समाज में जो जाति व्यवस्था होती थी कि 4 वर्णों में वैसे हिंदू धर्म को विभाजित किया जाता है, वो जाति वगैरह, इसके अलावा कई मिश्रित और उपजातियों का भी उदय हुआ था। उपजाति मतलब जो मेनली जो होती है, मेन उपजाति मतलब जो सेकेंडरी होती है एक तरह से, उपजातियों का भी उदय हुआ। हेनसांग ने अछूत और जाति चित्त मतलब जो नीची जाति और छूत लोग हैं वो उस समय पर पाने जाते थे, किंतु अभी ऐसा नहीं है। जाति चित्त के अस्तित्व का भी उल्लेख किया है। हेनसांग ने अपने जो मतलब बारे में लिखा है कि जो राजा हर्षवर्धन जी के साम्राज्य में उन्होंने देखा, इस अवधि के दौरान महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट आई थी। मतलब उनके टाइम में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट आई थी, मतलब उनको इज्जत वगैरह नहीं ज़्यादा देते थे, लेकिन फिर भी महिलाएं पुरुषों के अधीन नहीं मानी जाती थी। मतलब फिर भी उनको यह नहीं माना जाता था कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से दबी हुई हैं या पुरुषों के अधीन है, पुरुषों पर निर्भर है, ऐसा नहीं माना जाता था। धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणवाद का प्रभुत्व बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। मतलब जो धर्म के क्षेत्र में अगर हम देखें, जो ब्राह्मणवाद था, जो ब्राह्मणों के लिए इन्होंने राजा हर्षवर्धन जी ने बहुत कार्य किए थे, उसके प्रभुत्व के कारण, मतलब ब्राह्मणों के प्रभुत्व के कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया। मतलब एक तरह से ब्राह्मणवाद का प्रभुत्व बौद्ध धर्म के लिए हानि का कारक बना, उसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। वैष्णव, शैव और जैन धर्म भी अस्तित्व में थे। मतलब वैष्णववाद, शैववाद और जैन धर्म भी जो थे वो थे उस टाइम। हर्ष को उदार और धर्म निरपेक्ष राजा माना जाता था। मतलब राजा हर्षवर्धन जी जो थे उनको माना जाता था कि वो बहुत उदार, बड़े दिल के हैं और धर्मनिरपेक्ष है, बिना किसी धर्म के मतलब उसमें ऊंच नीच की भावना पैदा किए, वो सबको समान मानते हैं, किसी के पक्ष में नहीं है, सबको साथ लेकर चलते हैं, ऐसा माना जाता था, राजा माना जाता था उनको। राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि की उपज का छठा हिस्सा होती थी। मतलब जो राजस्व की भूमि का मुख्य स्रोत होता था वो भूमि की उपज का छठा हिस्सा मानते थे। वो भूमि की उपज का छठा हिस्सा मतलब 1/6 पार्ट जो है वो राजस्व में आता था। कुछ अन्य कर बंदरगाहों, घाटों आदि पर लगाए गए थे। मतलब जो कर वगैरह थे राजस्व के, वो कुछ तरह से इस बंदरगाह और घाटों पर लगाए जाते थे कि मतलब बंदरगाह पे कुछ सामान बाहर से आ रहा है तो उस पर कुछ कर लगेगा, या फिर यहाँ से कुछ जा रहा है तो उस पर कर लगाया जाएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर तरह से कर लगाए। शाही भूमि से प्राप्त लाभ, खदानों और जागीरदारों से अर्जित शाही खजाना भी राजस्व के स्रोत थे। मतलब शाही भूमि, जो राजाओं की भूमि होती थी, महल वगैरह, उन वहाँ से खदान में से कुछ निकला। जागीरदार मतलब जमींदार जो थे, उनसे अर्जित जो होता था वो शाही खजाना भी राजस्व के स्रोत होते। शाही खजाना जो राजा के पास खजाना होता है, जो राजा का पैसा होता है, वो भी राजस्व के स्रोत होते थे। तो आज की वीडियो में इतना ही था राजा हर्षवर्धन जी के बारे में, उनकी प्रशासन और राज्य विस्तार की नीति के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा। धन्यवाद।